A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 17 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना, तो उन सबके लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। इस चैप्टर में जैसा कि हमने बात किया, टाइटल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिकली कि ब्रीदिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। हम इस चैप्टर में हम वो सारी बातें करेंगे जो अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़ी है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ब्रीदिंग, हम उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो अगर आप बात करते हैं, अगर हम ब्रीदिंग से बात समझते हैं तो हम क्या समझते हैं? ब्रीदिंग का मतलब है हम कि एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यही समझते हैं हम। अगर हम अपने खुद के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के केस में अगर हम बात करते हैं, तो ब्रीदिंग इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, ऑक्सीजन जो यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिज्म में, टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। हम एक्चुअली ब्रीदिंग कर ही क्यों रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत क्या है हमें ब्रीदिंग करने की? किसी भी ऑर्गेनिज्म को, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ब्रीदिंग करता है तो उसको ब्रीदिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो ब्रीदिंग की ज़रूरत ये होती है कि ब्रीदिंग से क्या होगा, जो भी गैस हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करती है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का। जो भी आप खाना खाते हो उसको ऑक्सीडाइज करने का काम करती है ऑक्सीजन। तो वो क्या कर रही है, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर रही है न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स का। कौन से न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी के केस में। और जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, अब हमने खाना खाया, खाने से हमको एनर्जी मिलती है। हम यही बोलते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है खाने को पचा देता है, फिर खाना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब क्या हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं तो वो जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो भी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होके क्या करती है वो हमारे खाने को यूटिलाइज करती है, ऑक्सीडाइज करती है। उस खाने को ऑक्सीडाइज होने के वजह से हमको एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है फिर? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट है, जो कि हार्मफुल होगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो it is therefore evident that the oxygen has to continuously provided to the cells, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है उसको कॉन्टिन्यूसली निकालना पड़ेगा। वो एक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा बॉडी को। ऑक्सीजन मिलती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी। तो ये जब तक फ्लो मेंटेन रहता है तो वी स्टे इन अ हेल्दी बॉडी। तो ये प्रोसेस है जिससे कि हम ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं ब्रीदिंग के द्वारा, उसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, राइट। अब हम बात करते हैं कितने तरीके का रेस्पिरेशन हो सकता है। आपने अच्छे से पढ़ा है, 2 तरीके के रेस्पिरेशन हम पढ़ते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या होता है आप जानते हैं? हम दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन जहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक। द ऑर्गेनिज्म अंडरगो द प्रोसेस इज टर्म्ड एज एरोब्स। जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा उसे एरोब्स बोलेंगे। जो ब्रीदिंग है, अब यहाँ पे एक बात बहुत समझ लीजिए आप, टेक्निकल बात है ये। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, 2 चीज़ों की हम बात करते हैं बार बार। एक ब्रीदिंग की बात करते हैं, एक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो जो ब्रीदिंग होती है और जो रेस्पिरेशन होती है, दोनों सेम नहीं है। ब्रीदिंग इज डिफरेंट, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें कि हम गैसेस को इनसाइड लेते हैं, आउटसाइड छोड़ते हैं। जो एक्चुअल बायोकेमिकल प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो इन्वॉल्व होता है एल्वेओलाई के लेवल पे, उसके आगे जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस वाइल एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये भी दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो हमने 2 बातें समझी। एक, पहली बात, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क है। ब्रीदिंग फर्स्ट स्टेप है, रेस्पिरेशन उसका आगे वाला स्टेप है, जिसमें कि एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जिसमें कि
ऑक्सीडेशन होता है फूड का, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग होती है सिर्फ सांस लेना, जिसमें कि हम गैस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमने दूसरी बात की इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जो होता है एक्टिव प्रोसेस है, ऐसे आपने किया तो आपकी मसल्स सारी एक्टिवेट होती हैं। एक्सपिरेशन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, जैसे ही आप रिलीज करते हो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होता है तो एक्सपिरेशन होता है। तो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपिरेशन क्या है, वो एक पैसिव प्रोसेस है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा। फिर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन हो रही है उसको हम कह रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अकर्स इन एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है साइटोप्लाज्म में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है वो करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कहाँ पे होती है, इसमें होता क्या है, अब आपने देखा होगा, जब भी आप याद करिए, हमने एनसीईआरटी में ही पढ़ा था कि जब हम बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब एक तरीके का फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में भी। क्यों ऐसा हो रहा था, हमारा हार्ट उतनी ऑक्सीजन पंप नहीं कर पाता जितनी एक्टिविटी हमारी तेज हो गई है, राइट। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करो। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होगा, हमारे हार्ट को आदत पड़ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि हम भाई रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हम रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, रेगुलर स्विमिंग कर रहे हैं, तो फिर वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बंद कर देगा और एक्चुअल ही जो होगा ऑक्सीडेशन होगा फूड का। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन जब हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन तो होगा, तो सिर्फ 5% ऑफ द फूड इज यूटिलाइज। तो अगर आपको उसी फूड से ज़्यादा एनर्जी लेनी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। अगर उसी फूड से कम एनर्जी मिलेगी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से कम एनर्जी मिलती है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडरगो द प्रोसेस कॉल्ड एनारोब्स, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एनारोब्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यीस्ट हो गया उसका एग्जाम्पल, ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज टू एथेनॉल। यीस्ट जब फर्मेंटेशन करती है तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है फर्मेंटेशन में। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अगर आप बात करें, अगर हम इस नेचर की बात करें, हम इवोल्यूशन की बात करें, तो कौन सी रेस्पिरेशन टाइप पहले आई होगी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हमारी अर्थ पे बाद में आई है। ऑक्सीजन कब आई है, ऑक्सीजन तब आई है जबकि पौधों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। उससे पहले एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रैक्टिस होता था। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे, जब अर्थ में फर्स्ट लाइफ फॉर्म आया तो क्या होता था, एनारोबिक रेस्पिरेशन उस टाइम पे प्रैक्टिस होता था। तो वो पहले आया, वो पुराना रेस्पिरेशन का टाइप है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो नया रेस्पिरेशन का टाइप है, एडवांस रेस्पिरेशन का टाइप है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, पहले से यूज हो रहा है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। अगर आप फ्रॉग की बात करें, जब वो पानी के अंदर रहता है तो उसका 100% जो है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। मतलब क्यूटेनियस का मतलब स्किन से रेस्पिरेशन करता है, स्किन, क्यूटेनियस का मतलब स्किन से रिलेटेड। तो जब पानी में रहता है ये मेंढक, तो वो क्या करता है, वो 100% वो करता है स्किन से रेस्पिरेशन। जब वो हिबरनेशन में रहता है तब भी। तो जो मरीन वाले जो पानी में रहने वाले स्नेक हैं, वो भी अपनी 20% रेस्पिरेशन किससे कर रहे हैं, स्किन से। ओके, रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक मैंने बताया था आपको पिछले कुछ क्लासेस पहले, आपको बताया था एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस। एनाबॉलिज्म मतलब बिल्डिंग अप, कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग डाउन। तो ब्रेकिंग डाउन टाइप ऑफ एक्टिविटी है रेस्पिरेशन। इट ब्रेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड रिलीजेस देयर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब आप समझ गए एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस समझ गए। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में मतलब हम पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को देखेंगे, कौन कौन से रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। पहले उससे हम ये समझ लेते हैं कि हमें जो डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने तरीके के एनिमल्स हैं वो अपनी अलग अलग तरीके की रेस्पिरेशन प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स है, किसी और एनिमल के पास कुछ और है, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास कुछ और है जिससे वो रेस्पिरेशन करता है। तो अगर हम डिफरेंट एनिमल्स को देखेंगे तो उनका ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, स्नेडायरियंस हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस हो गए, ये क्या करते हैं, राउंड वॉर्म, ये सब क्या करते हैं,
ये ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज करते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। क्या कर रहे हैं? डिफ्यूजन। अब आप याद करिए, डिफ्यूजन मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। डिफ्यूजन में क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे चेंज होता है, जहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है, उधर से उधर का फ्लो बन जाता है। तो इन सब में क्या हो रहा है? डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन हो रहा है। जो कोई एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, एक्वेटिक सिस्टम में रहने वाले, जो पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास एक वस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। क्या है उनका? गिल्स। उनके पास गिल्स हैं, ये हम जानते हैं। जो हम लोग हैं जो अर्थ पे रह रहे हैं, उनके पास लंग्स हैं, बैग्स। हमारे पास लंग्स हैं। पैरासिटिक वॉर्म्स हैं, जो फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सबके पास क्या है? इनके पास भी एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, वो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इस चार्ट को आप पढ़ लीजिए, इसमें बताया गया है बॉडी सरफेस से कौन कर रहे हैं। अर्थवॉर्म जो होते हैं बॉडी सरफेस से कर रहे हैं। स्किन से कौन कर रहा है? फ्रॉग्स कर रहे हैं। गिल्स से फिशेस कर रही हैं। स्पाइरिकल्स से, मतलब स्किन के बीच में ही छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे। इससे कौन कर रहा है? इससे इंसेक्ट्स करते हैं। इससे कौन करता है? कॉकरोच। कॉकरोच जो होता है ना, वो अपनी स्पाइरिकल से ब्रीदिंग कर लेता है। कभी भी आप कई बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कई बार आप कॉकरोच को मार भी देंगे ना, मतलब वो कट भी जाएगा तो भी वो जिंदा रहता है। वो कैसे रहता है? वो अपने स्पाइरिकल से ब्रीद कर रहा है। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले मरता है, तो उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है? मोस्ट कॉमन कारण होता है कि उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, उसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बंद हो जाता है। तो इसीलिए कॉकरोच को आप मारोगे, जो कई बार आपने उसको मार के भी देखा होगा, वो फिर से उठ के भाग जाता है। वो कैसे? क्योंकि उसकी ब्रीदिंग स्टॉप ही नहीं हुई। वो स्पाइरिकल से ब्रीद कर लेता है। छोटी मोटी इंजरी होगी, वो थोड़े दिन में ठीक कर लेगा उसको, लेकिन ब्रीदिंग स्टॉप नहीं होगी। बाकी ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या हो गया? आपने गलती से भी उनका ट्रैकिया वाला पूरा सिस्टम को गड़बड़ कर दिया तो मारे जाते हैं। कॉकरोच केस में ऐसा होता नहीं है, सर्वाइव करता है, ये बहुत बड़ा सर्वाइवर है कॉकरोच। कॉकरोच जो है उसके बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, उसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं पता नहीं कितने हज़ार सालों से बिल्कुल चेंज नहीं हुए। उन्होंने अपना वही बॉडी का स्ट्रक्चर रखा हुआ है। स्पाइरिकल्स है उनके पास, सेम बॉडी स्ट्रक्चर रखा हुआ है। इनको फॉसिल इसलिए कहा जाता है, सेम पुराना इतना बॉडी स्ट्रक्चर रहने के बाद भी इतने अडेप्टेशंस कर लिए उन्होंने। आई मीन इतने ज़्यादा वो हमारे स्टडी एनवायरनमेंट में भी जी लेते हैं, कहीं पे भी रह लेते हैं कॉकरोच, मरते भी नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे रूम, अपना घर चेंज कर लेते हो, लेकिन कॉकरोच क्या है, नए घर में भी आ जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवेज, ये थे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो हैं किसे डिफरेंट तरीके से ब्रीदिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। कंडक्टिंग पोर्शन होता है, पहला कंडक्टिंग पोर्शन जहाँ से कंडक्ट हो रहा है, दूसरा होगा जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होगा। तो कंडक्टिंग पोर्शन में क्या होगा? इट इज़ द पैसेज फॉर द एयर, वो रास्ता है जहाँ से एयर जा रही है। पैसेज फॉर द एयर ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई एंड रिटर्न फ्रॉम द लंग्स। एल्वियोलाई तक, लंग जो है, लंग्स के एक स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई, उस तक हमें ऑक्सीजन लेके जानी है। फिर जो एल्वियोलाई और जो लंग की सरफेस है जहाँ पे ब्लड वेसल्स आई हुई हैं, वहाँ पे एक्सचेंज होने जा रहा है। याद होगा, ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, नोज से हमने ब्रीथ करना शुरू किया। कुछ लोग माउथ से भी ब्रीथ करते हैं, नोज और माउथ से ब्रीथ किया, चलो ठीक है, दोनों जहाँ से भी करना था कर लिया आपने, नोज और माउथ से ब्रीथ। और ये यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, लैरिंग्स है, यहाँ पे ये इधर बंद हो जाता है। फेरिंग्स कॉमन है दोनों के लिए। फिर लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स के थ्रू फिर क्या होता है? ट्रैकिया के थ्रू फिर क्या होता है? ब्रोंकस, पहला वाला ब्रोंकस फिर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होती हैं एल्वियोलाई में। लास्ट जो होती है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई। दो लंग्स होते हैं, एक राइट लंग है, एक लेफ्ट लंग है। यहाँ पे ऐसे डायाफ्राम लगा हुआ है मस्कुलर। फेरिंग्स जो है दोनों का कॉमन पाथ था। नेजल कैविटी है, ये साइनसेस हैं हमारी बॉडी के। तो ये सारा का सारा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का डायग्राम आपको दिखाया गया है। फेरिंग्स जो था कॉमन पैसेज था, वो फूड पाइप का भी था और विंड पाइप का भी था। फिर ये स्पेशलाइज हो जाता है, लैरिंग्स बन जाता है, ट्रैकिया बन जाती है, और इसको गार्ड कौन करता है? एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस मसल्स। ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में भी देखा था और हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आपको जो एक चीज़ याद रखनी है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द लास्ट स्ट्रक्चर, वहाँ तक ये डिविजन होती है। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे कंडक्टिंग पोर्शन की। तो कंडक्टिंग पोर्शन में हो क्या रहा है? पैसेज हो रहा है, एयर जा रही है। कहाँ तक जाना है उसको जाना है एल्वियोलाई तक। दिस पोर्शन क्लियर्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। ये हमारा जो नाक से हम सांस लेते हैं वो क्या करता है? जो
दो तीन काम करता है। पहला काम करता है क्लियर करने का, क्लियर एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, पहला काम। दूसरा काम करता है ह्यूमिडिफाई करने का, उसको ह्यूमिडिटी देता है। और तीसरा काम करता है उसका टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर में पहुंचाने का। तो 3 काम कर रहा है हमारा जो पैसेज है, जहाँ से हवा जा रही है, एयर जा रही है अंदर, वो 3 काम कर रहा है बेसिकली। पहला काम क्लियर करने का। आप कभी भी देखिए कि आप कुछ भी, आपकी नोज़ अब आप चेक करेंगे तो उसके अंदर म्यूकस भी होता है और उसके अंदर छोटे छोटे हेयर भी होते हैं। उनका क्या काम होता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा इंसेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए हार्मफुल है, उसको वो वहीं पे ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे। तो पहला काम क्लियर करने का। दूसरा ह्यूमिडिफाई। अब आपकी नाक के अंदर जा रहा है तो ह्यूमिडिटी है अंदर, हम ह्यूमिड है मतलब मॉइस्चर है अंदर, तो वो ह्यूमिडिफाई कर देगा। थर्ड क्या है, टेम्परेचर। अब आपने देखा होगा कि जब आप बहुत ठंडी जगह में भी जाते हैं, अगर इतनी ठंडी हवा आपके लंग्स में चली जाए तो फ्रीज हो जाओगे आप। बाहर फ्रीज होता रहता है एटमॉस्फेयर, लेकिन आप फ्रीज नहीं होते, है तो आपके अंदर भी लिक्विड। ह्यूमन बींग्स का 70% ऑफ द बॉडी वेट इज वाटर। अगर बाहर बर्फ जम गई है तो हम कैसे नहीं जमते, काफ़ी देर तक नहीं जमते हम। तो वो कैसे हो पाता है, क्योंकि हमारे जो भी एयर हम अंदर लेके जा रहे हैं उसका टेम्परेचर भी बॉडी के टेम्परेचर पे आता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन होता है पहले, ह्यूमिडिफिकेशन होती है उसकी और क्लियरेंस होती है। तो ये तीनों काम कौन कर रहा है, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कर रहा है पूरा काम। ओके, इन दिस पार्ट गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस। गैस का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा इधर, यहाँ तक कोई एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ से एयर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है, इधर 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 फैल जाती है, यहाँ तक नो गैसियस एक्सचेंज। सिर्फ क्या हो रही है, एयर जा रही है। तो ये क्या काम हो रहा है, सिर्फ कंडक्शन हो रहा है, कंडक्टिंग पोर्शन है ये। तो यहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेड एयर स्पेस, इसलिए इसको डेड एयर स्पेस कहते हैं। आती है एयर, उधर रहती है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होता है और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाता है, एल्वियोलाई तक, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। तो इसको डेड स्पेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक्चुअल एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये आप समझ गए, एयर को हमने लिया, उसके 3 फंक्शन थे। अब हम जल्दी से क्विकली डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट्स जो हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक्सटर्नल एयर्स जिसको नॉस्ट्रल्स कहते हैं, जो आपको बाहर दिखाई देते हैं, ये देखो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स होंगे, नॉस्ट्रल्स इसको कहते हैं। तो नॉस्ट्रल्स हैं, ये ओपनिंग्स हैं, पेयर ऑफ स्लिट्स हैं एट द लोअर एंड ऑफ नोज, जिससे कि नेजल चैम्बर के अंदर खुलती हैं। फिर नेजल चैम्बर होता है, पूरा नेजल चैम्बर होता है हमारा पूरा का पूरा नॉस्ट्रल से माउथ कैविटी तक। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको नेजल चैम्बर और इसका सारा डायग्राम जो है मैंने आपको पिछली छोटी क्लासेस में भी दिखाया था। नेजल सेप्टम होता है। फिर जो हर एक चैम्बर है उसके 3 रीजन होते हैं, वेस्टिब्युलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, रेस्पिरेशन वेस्टिब्युलर। The chambers has special pseudo-stratified ciliated epithelium। ये बस आप समझ लीजिए, pseudo-stratified है मतलब कि उसके अंदर छोटे छोटे ciliated है, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर लगे होंगे। सीलिया का मतलब होता है ऐसे, आपने देखा था ना पैरामीशियम में ऐसे सीलिया निकला होता है, 2 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। तो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसके एपिथेलियम में, जो सेल्स इसको गार्ड करती हैं उसमें हेयर लाइक ओपनिंग्स होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है। वो इसलिए बना होता है ताकि वो प्रोटेक्शन दे पाए। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आएगा तो सीलेटेड एपिथेलियम को इरिटेट कर देगा, तो आपको स्नीजिंग आएगी, छींक आ जाएगी आपको। गलती से भी कोई ऐसा खराब सब्सटेंस आपकी नेजल कैविटी में चला गया, तो नेजल चेम्बर में चला गया, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जाके इरिटेट हो जाएगा और आपको छींक आएगी ताकि वो बाहर आ सके। वो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो छींक आना जो है वो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे खांसी आना हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जैसे ही मान लीजिए गले में आप कुछ स्वॉलो कर रहे हैं, आपको जाना था ईसोफेगस में, गलती से ट्रैकिया में चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है, वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सिमिलरली छींक हमको कब आती है, नेजल चैम्बर में अगर कोई चीज़ चली गई है तब। इंटरनल एरियाज क्या होते हैं, दीज आर पोस्टीरियर ओपनिंग्स ऑफ द नेजल चैम्बर। फिर नेजोफेरिंग्स आता है, फेरिंग्स का वो पोर्शन जहाँ पे नोज जो है और फेरिंग्स है मिल जाते हैं। नोज और फेरिंग्स यहाँ पे मिल जाते हैं नेजोफेरिंग्स में। यहाँ पे फेरिंग्स है, ये यहाँ पे देखिए नोज से आ रहा है, यहाँ पे मिल जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई भी दवाई डालते हैं आँखों में तो आपको उसको मुंह में टेस्ट आता है, क्योंकि ये हमारी लेक्राइमल ग्लैंड्स यहाँ से, और ये हमारा नोज़ और ये हमारा गला सारा मिला हुआ है। आँख में दवाई डालेंगे आपको टेस्ट आ जाएगा, नोज़ में कुछ दवाई डालेंगे आपको मुंह में भी टेस्ट आता है उसका। तो इसलिए आता है क्योंकि ये सारी ओपनिंग्स जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। फाइन, तो ये स्ट्रक्चर्स थे, ये मैं आपको क्विकली पढ़ा रही हूँ। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता देती हूँ आपको बस। स्टूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम होता है,
छींक आना, खांसी आना हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है प्रोटेक्शन का। अब आता है लैरिंग्स। नोज से हमने ब्रीद इन कर लिया, फिर आ गया फेरिंग्स में चला गया था, अब आ गया लैरिंग्स। फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स में चला गया था, वो कॉमन पैसेज था, अब आ गया लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? अपर पार्ट है ट्रैकिया का, जो ट्रैकिया का पहला पोर्शन है उसको हमने कहा लैरिंग्स। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है एयर को पास इनटू लंग्स, इसके थ्रू ही जो है एयर लंग में चली जाती है। Nasopharynx opens through the glottis of the larynx into trachea. Glottis is a slit-like aperture that remains open except during swallowing. अब ये आपके जानते हैं, जो ग्लॉटिस होता है हमारा यहाँ पे, वो हमारा हमेशा खुला रहता है, क्योंकि मोस्टली हम सांस ले रहे होते हैं। बंद कब होता है? जब हम कुछ चीज़ स्वॉलो कर रहे होते हैं। जब हम स्वॉलो करते हैं, उसको निगलते हैं, सिर्फ तब बंद होता है वो। तो ग्लॉटिस में क्या होता है? लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, कार्टिलेज है वो। Epiglottis is its anterior region. It closes the glottis to check the entry of food during swallowing. वो उसको फूड को ट्रैकिया में जाने से रोक देगा। Larynx helps in sound production and hence called sound box. हमारी जो आवाज़ निकल रही है, हम जो बोल पाते हैं, वो कहाँ से होता है? वो लैरिंग्स से होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ से आप ब्रीद कर रहे हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है। फेरिंग्स जो होगा वो कॉमन पैसेज है, लैरिंग्स जो है स्पेशलाइज है फॉर ब्रीदिंग। तो वहाँ से जो हमारी आवाज़ आती है वो भी हमारे लैरिंग्स से प्रोड्यूस हो रही है। तो लैरिंग्स को हम कई बार क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। क्या आपको दिखाई दे रहा है? एडम्स एप्पल जो होता है प्रोमिनेंट होता है मेन में, वुमेन के केस में वो नहीं दिखाई देता। ओके, लैरिंग्स जो होता है कहाँ पे ओपन होता है? ट्रैकिया में। अब अगर हम ट्रैकिया की बात करते हैं तो ट्रैकिया क्या है? ये एक थिन वॉल की ट्यूब है। ट्रैकिया 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर वाइड है। इट एक्सटेंड अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी। यहाँ तक जाती है ये देखिए, मिड थोरैसिक कैविटी तक यहाँ तक चली गई। ठीक है, ओके। तो ट्रैकिया जो है थिन वॉल्ड है, इसकी लेंथ आपको दिखाई गई है। ये कहाँ तक आ रही है? इट passes द एयर टू एल्वियोलाई, और अल्टीमेटली एल्वियोलाई तक पहुँचाएंगे एयर। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebrae, the trachea divides into 2 tubes, right and left प्राइमरी ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वही जो बन जाती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर वो टर्शरी ब्रोंकाई बन जाएगी, फिर फर्दर डिवाइड होती जाएगी। तो जो हर एक ब्रोंकियाई होगी वो फिर अपनी लंग्स में जाएगी। और देखिए, ये ट्रैकिया है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई है, फिर ये क्या होगी? फर्दर डिवाइड हो जाएगी, टर्शरी ब्रोंकाई और डिवीजन, फिर ये छोटी छोटी और ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी, फिर वो एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है, फर्दर डिवीजन होती जाती है इस ट्यूब की। प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकियाई बन गई, फिर क्या हुआ? ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड होके डिवाइड्स इनटू लोअर और सेकेंडरी ब्रोंकाई। द सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोंकाई में, which further divide into small bronchioles. The small terminal bronchioles give off to number of thin irregular walled structure alveoli. Primary and secondary bronchi, tertiary bronchi, quaternary bronchi, मतलब bronchioles, और फिर alveoli लास्ट। तो alveoli तक उनका डिवीजन होता है। अब आपको जो नोट करने की बात वो क्या है? जो वॉल होगी ट्रैकिया की और ब्रोंकाई की, ब्रोंक्यूल्स की, सब में क्या होगा? फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू होगा। फिर से क्या होगा? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या करना है? क्योंकि उसको सिक्रीशन भी करना, उसमें सिलिया भी होने चाहिए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो खांसी कर करके वो बाहर निकाल दे। जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं वॉल ऑफ ट्रैकिया एंड द ब्रोंकियाई टू प्रिवेंट देयर कोलैप्स। जो ट्यूब होगी ना वो इंटेस्टाइन जैसी ट्यूब नहीं होगी जो कोलैप्स हो जाए। ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज लगी होगी, थोड़ा हार्ड होगा, हड्डी भी नहीं होती वो, हमने पढ़ा था ना कार्टिलेज और बोन के बीच में डिफरेंस। तो वो कार्टिलेज लगी होगी, थोड़ी सॉफ्ट जो है बोन लगी होगी। वो किस लिए लगी होती है? वो इसलिए लगी होती है ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, उसे कोलैप्स नहीं करना। फिर अब रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कहाँ पे होता है? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पोर्शन कहाँ पे आता है? एल्वियोलाई जो होती हैं वो पोर्शन है जहाँ पे and their ducts forms this part of respiratory system. It is the site जहाँ पे actual diffusion हो रहा है ऑक्सीजन and CO2 का between blood and atmospheric air. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprises the lungs which provide the surface for exchange of gases in human. Alveoli जहाँ पे है
वहाँ पे जाके एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप ये देख लीजिए, जो लंग्स होती हैं, लंग्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और प्लूरा के बारे में, लंग्स के और प्लूरा के बारे में हम पढ़ लेते हैं, फिर हम एक्चुअल जो एक्सचेंज है वो इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो लंग्स जो होती हैं ये क्या हैं? लंग्स हैं पेयर्ड ट्रायंगुलर बैग्स हैं, ऐसे दो लंग्स बनी हुई हैं हमारी और इसके बीच में यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, यहाँ पे हार्ट है, तो दो लंग्स बनी हुई हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये, थोरैसिक कैविटी के अंदर रहता है, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। थोरैसिक कैविटी इज इनक्लोज इन डॉर्सली बाय थोरैसिक वर्टिब्रा। डॉर्सल और वेंट्रल का मतलब क्या होता है? जो आपका फेस वाला साइड है वो है आपका वेंट्रल पोर्शन, जो आपका बैक वाला साइड है फेस वेंट्रल, बैक डॉर्सल। ये टर्म्स आपको बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने भी यूज़ की हुई है ये टर्म, तो आपको पता रहनी चाहिए। तो जो डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है? वर्टिब्रीज लगे हुए हैं। लेटरली क्या लगा हुआ है? साइड साइड में क्या लगा हुआ है? रिब्स लगी हुई हैं। वेंट्रली क्या लगा हुआ है? स्टर्नम। जो हार्ड बोन आपको फील होती है यहाँ पे आपकी चेस्ट के यहाँ पे आपको जो हार्ड बोन फील होती है ये है स्टर्नम, इसको स्टर्नम कहते हैं। और ये जो नीचे होता है इसको कहते हैं डायाफ्राम। तो क्या हो रहा है? पीछे लगा हुआ है वर्टिब्रास, साइड में लगी हुई है रिब्स, आगे लगा हुआ है स्टर्नम और नीचे क्या है? डोम शेप डायाफ्राम। तो इस तरीके से इतनी प्रोटेक्शन के साथ भगवान ने हमारी लंग्स को बना के भेजा है कि उसको कुछ हो ना जाए। कि लंग्स को कुछ हो गया तो फिर हमारी सांसें रुक जाएंगी, सांस ही नहीं आएगी। ये जो अरेंजमेंट है लंग का इन सच दैट एनी एक्सचेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी मैनिफेस्टेड इन द लंग्स। अगर कुछ भी होता है हमारी थोरैसिक कैविटी को तो हमारे को पता चल जाएगा। ये जो अरेंजमेंट है ये किस लिए ज़रूरी है? ये हमारे को सांस लेने के लिए ज़रूरी है। एज द पल्मोनरी वॉल्यूम कैन नॉट बी ऑल्टर्ड डायरेक्टली। पल्मोनरी वॉल्यूम आपका थोड़ा भी खराब हुआ, अभी जब कोरोना के केस में आपको, सॉरी टू से दैट, बट कोरोना के केस में जिसको भी हुआ उनको समझ में आया कि अगर आप सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको कितना प्रॉब्लम हुआ था। 90% सैचुरेशन आ रही है, उससे कम चली गई है, उससे कम चली गई है। क्या हो रहा था? हमारी लंग्स पूरी तरीके से अपना काम ही नहीं कर पा रहे थे, राइट। तो इसलिए भगवान ने लंग्स को इतना प्रोटेक्टिव केज में बना के भेजा होता है। ये जो प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं, आप जो लंग्स आपने देखी हैं, ये आपने लंग्स देखी हैं, ये जो लंग्स आपको दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर कवर होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको कहते हैं प्लूरा, प्लूरा, ठीक है। ये जो प्लूरा के अंदर वो इनक्लोज होते हैं, प्लूरा के अंदर लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम ऑफ द थॉरेक्स। लंग्स उसके बीच में इनक्लोज है, प्लूरा के बीच में। जो इनर मेम्ब्रेन है उसको विसरल प्लूरा कहा जाता है, वो लंग्स के साथ चिपकी होगी। दो कवर चढ़े हुए हैं, एक आपकी ऐसे लंग्स कोई ऑर्गन की तरह पड़ी हैं, उसके ऊपर दो कवर चढ़े हुए हैं। अंदर वाले को कहेंगे इनर लाइनिंग, जो कि उसे विसरल प्लूरा कह देंगे, तो आउटर वाली उसको पैराइटल प्लूरा कह देंगे। आप पैराइटल और विसरल के चक्कर में मत पड़ो, बस आपको प्लूरा क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्लूरा कौन है? प्लूरा है कवरिंग ऑफ लंग्स, उसकी कवरिंग है और वो डबल लेयर कवरिंग है। अब डबल लेयर कवरिंग बनी हुई है तो उसके बीच में कोई फ्लूइड भी होगा। तो प्लूरल कैविटी इज अ वेरी नैरो स्पेस, दोनों के बीच में जगह होगी, दो कवर्स हैं और उसके बीच में क्या होगा? प्लूरल फ्लूइड सिक्रेटेड बाय प्लूरा। किस लिए है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जो दोनों हमारी लंग्स हैं वो कवर होती हैं, जो उस कवर को कहते हैं प्लूरा। वो दो कवर है, अब दो लेयर ऑफ कवर है तो उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या काम कर रहा है? एक तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और दूसरा लंग्स को एक शॉक एब्जॉर्बिंग फ्लूइड देता है। फिर एक्सटर्नल फीचर अगर आप देखोगे तो लेफ्ट लंग के दो लोब्स होते हैं और राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। लेफ्ट लंग के दो लोब्स किस लिए हैं? क्योंकि उसके बीच में, लेफ्ट लंग के बीच में कौन है? हार्ट रहता है, कार्डियक नॉच बना होता है। कार्डियक मतलब हार्ट के लिए नॉच, उसके अंदर हार्ट होता है। और राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं। बस इतना ही आप समझ लीजिए कौन कौन से लोब्स हैं, इसके बारे में मत समझिए। फिर आप देखिए कि जो देर आर अबाउट 300 मिलियन एल्वियोलाई। अभी मैंने आपको समझाया था लंग्स के बीच में ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते जाते हैं, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, फिर उनकी एल्वियोलाई। तो 300 मिलियन तक एल्वियोलाई होती हैं, 300 मिलियन तक। छोटे 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 बैग्स, ये समझ लीजिए एक बड़ा सा बैलून है, उसकी छोटे 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 बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं। तो ये क्या है? कंबाइंड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाता है? 70 मीटर स्क्वायर।
A film of lecithin lines the alveoli that lowers the surface tension. एक छोटी फिल्म लगी होती है लेसिथिन की जो सरफेस टेंशन को लोअर करती है. लैरिंग्स जो होता है, इफेक्ट्स हैं कुछ. लैरिंग्स के अंदर 9 कार्टिलेजेस होती हैं, एपिग्लॉटिस, थायरॉइड, क्रिकॉइड, ये सब कार्टिलेजेस होती हैं. अगर चेस्ट वॉल को पियर्स कर दिया जाए, अगर हम किसी ने चाकू मार दिया, कुछ भाला कुछ भी लग गया और चेस्ट वॉल के अंदर छेद हो गया, तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो अंदर घुस जाएगी प्लूरल कैविटी में, एलिमिनेटिंग द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लंग्स वॉल, क्योंकि लंग्स वॉल के बीच में प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाएगा, कॉजिंग द लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे. इसीलिए अगर किसी की चेस्ट कैविटी पियर्स हो जाती है तो उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, तो न्यूमोथोरैक्स हो जाता है उसको. ये था अबाउट लंग्स. हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ब्रीदिंग के बारे में, जो भी वो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, जो अपरेटस इन्वॉल्व है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमने उसके बारे में पढ़ा. आई होप आपको चैप्टर का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा. इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम एक्चुअल रेस्पिरेशन जो हो रहा है, अभी हमने ब्रीदिंग पोर्शन पढ़ा, मैंने आपको बताया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है. ब्रीदिंग क्या बात होती है? ब्रीदिंग होती है इनसाइड टेकिंग एंड आउटसाइड रिलीजिंग ऑफ एयर. एक्चुअल जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. तो हम रेस्पिरेशन पार्ट जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये इतना पार्ट समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन.